कुछ सवाल होते हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आते ही रहते हैं। भारत जिसकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से करीब 20 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने मुसलमान नहीं जितने कि भारत में हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। आजादी के बाद से अब तक मुसलमान किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में अहम रोल प्ले करते रहे हैं। मुसलमानों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन 2014 के बाद से बनी मोदी सरकार को लेकर एक आम धारणा है कि मोदी सरकार को बड़ा बहुमत मिलने में मुसलमानों का ना के बराबर योगदान रहा और इसके पीछे कई आंकड़े भी प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसी बात को लेकर कहा यह जाता है कि शायद मोदी सरकार में मुसलमानों को वो लाभ नहीं मिलते जो उन्हें पहले मिला करते थे। और इसी आंकड़ेबाजी के बीच एक सवाल उठता है कि भारत में अल्पसंख्यकों का भविष्य आखिर है क्या। और इस सवाल का जवाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया है। एक विदेशी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है तो कुछ लोगों को थोड़ा चुभ भी सकता है। पीएम मोदी से सवाल यह किया गया कि क्या मोदी सरकार अपने आलोचकों के खिलाफ नकेल कस रही है, और इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भारत में कोई भेदभाव नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि एडिटोरियल्स, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, वीडियोस, ट्वीट्स आदि के जरिए हर दिन हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी से एक और सवाल पूछा गया। सवाल वही कि भारत में अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या है, और इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सभी माइनॉरिटीज खुशी से रह रहे हैं। दुनिया में कभी कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारत में उन्हें एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। यानी कि मुसलमानों के लिए भारत एक सुरक्षित जगह है। पीएम मोदी ने जवाब देते हुए आगे ये कहा कि मुसलमान खुश हैं और लगातार फल फूल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ये सवाल थे एक विदेशी अखबार के और जवाब दिए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं पर देखा गया है कि बीते कुछ सालों से यह सवाल बहुत आम हो चुका है कि आखिर भारत में अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या है, और यह सवाल आम करने के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती रही है और बहुत हद तक उन्हें जीत भी मिली है। लेकिन अगर हम अल्पसंख्यकों के भविष्य पर उठे इस सवाल को इतिहास के नजरिए से देखें तो डेटा अपने आप बहुत कुछ साफ कर देता है। अब आप इन ग्राफिक्स को जरा देखिए और इसमें भारत की मुस्लिम आबादी किस तरह से निरंतर बढ़ती चली गई है वो आपको नजर आएगा। साल 1200 में भारत राष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 4 लाख बताई गई थी। वहीं 1947 में यह करीब 3.5 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 20 करोड़ हो चुकी है। आप सिर्फ इस ग्राफ की रेखाओं को ध्यान से देखिए। अगर आप शेयर बाजार को समझते हैं तो वहां पर ऐसा ही एक ग्राफ जिससे यह पता चलता है कि कोई शेयर कितना बढ़ा है, कितना गिरा है, और शायद यह शेयर पॉपुलेशन का वो शेयर साबित होगा जो कभी गिरा ही नहीं और कभी गिरेगा भी नहीं। यह तो हुई जनसंख्या की बात कि भारत में मुस्लिम आबादी किस तरह से बढ़ती रही है, निरंतर बढ़ती रही है। मतलब यह कि मुसलमान फ्लरिश होते रहे। किसी देश में अगर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है तो वहीं पर उस वर्ग की आबादी घटती नजर आती है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है ठीक ऐसा। फिलहाल भारत में मुसलमानों का इतिहास कैसा रहा और इसको सबसे आसान भाषा में समझने के लिए आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। बीते 76 सालों में भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और एक उच्च पद पर आसीन ये तीनों नाम आपको ये बताएंगे कि ये तीनों ही मुसलमान हैं। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और देश को आगे बढ़ाने में इन तीनों की अहम भूमिका रही है। ये बीते 76 सालों में भारत के राष्ट्रपति जो रहे उनकी तस्वीर है। आजादी के बाद से 3 मुसलमान सीजेआई बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन कौन है वो? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग और अजीज मुशम्मर अहमदी। ये तीनों तस्वीर भी देखिए। और ये आजादी के बाद से 3 मुसलमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन तीनों को भी अगर आप देखेंगे, इनके नाम पर गौर फरमाएंगे तो ये तीनों भी मुस्लिम रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते देश में इनका भी अहम योगदान रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार कौन रहे? इन 3 नामों को भी आप देखिए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, द खान्स ऑफ बॉलीवुड, यानी कि तीनों मुस्लिम चेहरे, तीनों मुस्लिम नाम, जो कि एक लंबे वक्त तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे, आज भी हैं। और इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन तीनों खान्स का योगदान भी हमेशा की तरह याद है। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब जरा बात मोदी सरकार की भी कर लेते हैं। मोदी सरकार में मुसलमान कहां पर हैं? मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मोदी सरकार को लेकर जो एक मुस्लिम विरोधी अवधारणा, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है, आखिर उसके पीछे का सच क्या है? ट्रुथ बिहाइंड द परसेप्शन। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये डेटा देखना चाहिए। मोटा मोटा आप इस डेटा को देखिए और समझिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल घर बनाए गए 46 लाख, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें से 18.5 लाख घर सिर्फ मुसलमानों को मिले। मोदी सरकार की 25% सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलता है। यानी कि मोदी सरकार में जिन योजनाओं को चलाया गया वो ये देखकर नहीं दी गई कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है, बल्कि समान विकास की बात करने वाली मोदी सरकार में विकास योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को भी मिला है। मोदी सरकार की हर एक योजना, मसलन उज्ज्वला योजना, जनधन खाता योजना, कौशल विकास योजना, इसके साथ ही शौचालय बनना, मतलब ये कि मोदी सरकार की हर एक योजना का लाभ जितना हिंदुओं को मिलता है उतना ही लाभ मुसलमानों को भी मिलता है। इसीलिए यह कहना निराधार हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए योजनाएं चलाती है, यानी कि वो परसेप्शन यहीं पर इन आंकड़ों के साथ खारिज हो जाता है। इसके साथ ही कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो कि सीधे तौर पर माइनॉरिटीज के उत्थान के लिए लाई गई हैं। ये योजनाएं मोदी सरकार ने लॉन्च की और इन योजनाओं के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे कि उड़ान योजना, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। और इसी स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और साथ ही बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपए भी दिए जाते हैं। दूसरी योजना शादी शगुन योजना। देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार इसी योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। तीसरी योजना जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी वो है उस्ताद योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को
और ज्यादा एक्सपर्ट्स यानी कि उनके स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाता रहा है। और इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक कला और हस्तकला को धार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के विजन से, दूरगामी सोच से इस स्कीम की शुरुआत। मोदी सरकार का मानना यह है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर भारत एक सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं। और ऐसे में मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना इसका मकसद है। इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता यानी कि कंपल्शन भी रखा गया है। आगे बढ़ते जाइए क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं। अगली योजना है ईदी योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया गया है। इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। दरअसल ये योजना मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई एक दूरगामी सोच है। जब विकास की बात आती है तब इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ जाती है। इतिहास में हमने ये देखा है कि राजनीतिक दलों का तुष्टीकरण कार्ड ही मुसलमानों के लिए उनकी सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, जिसे पीएम मोदी ने अपनी सरकार बनने के बाद एक नारे के साथ बदल दिया। वो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। साथियों, शांति, सद्भाव, सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण रही है।